आज मैं आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में डिफरेंस बताते हुए कुछ रूल्स पढ़ाने वाला हूं। तो उम्मीद के हिसाब से आपको यहाँ शुड लगाना पड़ेगा। शुड क्यों? क्योंकि आपको एक रूल बता दूं, अगर लेस्ट यूज हो रहा है किसी भी सेंटेंस में तो उसके बाद जो सेंटेंस आप यूज करते हैं वहां शुड लगता है। सो वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। हम बात करने वाले हैं कुछ धमाकेदार 10 स्पोकन रूल्स, कुछ 10 स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो आपकी मदद करेंगे अपनी लैंग्वेज को बेहतर करने में। यहाँ पर सारे के सारे 10 स्पोकन रूल्स के स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। हम वन बाय वन हम सभी इन रूल्स को देखने वाले हैं और इनके सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो हम लोग रूल्स पढ़ने वाले हैं उनको हम लोगों ने किसमें बांट दिया है, 2 अलग अलग तरीके से हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो तरीका होगा वो होगा फॉर्मल, दूसरा जो तरीका होगा इनफॉर्मल। सबसे पहले तो आप लोग समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल लैंग्वेज का तरीका वो तरीका होता है जहां आप कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं, कुछ यूनिक वोकैब को यूज करते हैं जो हर कोई यूज नहीं करता, वो तरीका हो जाता है फॉर्मल। जो तरीका हर कोई यूज कर रहा है, जिन तरीकों को हम कई सालों से यूज करते आ रहे हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स को हम कई सालों से यूज करते आ रहे हैं, वो तरीका हो जाता है इनफॉर्मल। ये बात सबको क्लियर? अब जो रूल मैं आपको पढ़ा रहा हूं 41 रूल, उसका अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखूं तो वहां पर आप आसानी से देखेंगे यहाँ पर यूज होगा इट प्लस इज, इसके बाद फॉर का यूज होगा इट इज फॉर। यहां पर आप लोग लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस, फिर आपको लगाना होगा दैट। आगे बढ़ेंगे तो यहां हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप शुड का यूज करेंगे और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर दिखने में थोड़ा अजीब होगा लेकिन सेंटेंसेस आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे मैंने हिंदी के कुछ सेंटेंसेस बनाए, आप सुनिए और जानिए कि इस रूल के क्या सेंटेंसेस हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे चाहिए कि मैं डेली पढ़ाऊं, ठीक है, उसे चाहिए कि वो यहाँ पर समय पर आए। मेरे भाई को चाहिए कि वो बाइक धीमी चलाए। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो इट इज फॉर आ रहा है इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे मैंने कहा मुझे चाहिए तो आप क्या कहेंगे, इट इज फॉर मी। आपको चाहिए, इट इज फॉर यू। रोहित को चाहिए, इट इज फॉर रोहित, ठीक है। हमें चाहिए तो क्या होगा, हमें चाहिए, इट इज फॉर अस, ठीक है, इट इज फॉर अस। मुझे चाहिए, इट इज फॉर मी। क्या चाहिए तो आप दैट लगाकर बता दीजिए, इट इज फॉर मी दैट आई शुड बाइक, आई शुड राइड बाइक स्लोली। मतलब क्या हो रहा है कि मुझे चाहिए कि मैं बाइक धीमी चलाऊं। ये मेरे लिए क्या है, सुझाव है, सजेशन है, आइडिया है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे या कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे तो इसका एक फॉर्मल तरीका भी होगा। फॉर्मल तरीका मतलब थोड़ा सा इजी, जो अधिकतर लोग यूज करते हैं, और वो क्या है, आप सिंपली क्या कहेंगे, शुड के बाद आप सब्जेक्ट के बाद आप लगा दे शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और इसी बात को, जो बात आप यहां इस तरह से देख रहे हैं, आप चाहे तो कह सकते हैं आई शुड राइड बाइक स्लोली। इन दोनों सेंटेंसेस में आपको वर्ड्स अलग दिखेंगे, इनके अलावा इनका सेंस एक ही है। इन दोनों में मेरे लिए एक एडवाइस है कि मैं बाइक को धीमा चलाऊं। जैसे मैंने कहा कि मुझे चाहिए कि मैं समय पर आऊं, मुझे चाहिए कि मैं समय पर क्लास स्टार्ट करूं, मुझे चाहिए कि मैं समय पर क्लास स्टार्ट करूं। तो पहले तो हम इसको फॉर्मल में बनाते हैं। क्या बनेगा, इट्स फॉर मी दैट आई शुड स्टार्ट आवर क्लास ऑन टाइम। एम आई राइट? यही होगा। आप चाहे तो इसी बात को मात्र शुड की मदद से भी कह सकते हैं, आई शुड स्टार्ट आवर क्लास ऑन टाइम। सो ओवरऑल दिस इज द रूल गाइस। आप लोग थोड़ा कोशिश करें, जो जहां भी आप बनाना चाहो बना सकते हो। जैसे एक सेंटेंस मैंने बनाया कि मुझे चाहिए कि मैं डेली प्रैक्टिस कराऊं या मैं डेली प्रैक्टिस करूं, मुझे चाहिए कि मैं डेली प्रैक्टिस करूं। तो क्या बनेगा, इट्स फॉर मी दैट आई शुड प्रैक्टिस एवरी डे। इट्स फॉर मी दैट आई शुड प्रैक्टिस एवरी डे। इसी बात को मैं यहां कहूंगा तो हो जाएगा आई शुड प्रैक्टिस एवरी डे। दोनों में एक ही सेंस जा रहा है, दोनों का एक ही मीनिंग हो रहा है, बस सुनने वालों को जो अच्छा लगता है वो ये है, तो हम सुनने वालों के हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं। अगला जो रूल हमारा है वो क्या है, कुछ इसी तरह से। यहां पर आपको इतना इजी नहीं रहेगा समझना, इसको हम समझते थोड़ा डिटेल में। तो यहां पर सबसे पहले इस रूल को भी हम बांट लेंगे 2 अलग अलग हिस्सों में। सबसे पहला जो हिस्सा होगा फॉर्मल। फॉर्मल मतलब आप समझ चुके हैं कि जो तरीका सुनने वालों को अच्छा लगता है, बोलने वालों को अच्छा लगता है, वो तरीका। एक होता है इनफॉर्मल, जो कॉमन तरीका है, जो आप लोग यूज कर रहे हैं। ये जो 42 रूल है वो ये है कि वर्ब के साथ आप फर्स्ट रूल लगाएंगे ऑब्जेक्ट। यहां पर हो रहा है लेस्ट, ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं हम, लेस्ट वर्ड का। इसके बाद आप शुड का यूज करेंगे सेकेंड सेंटेंस में। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट।
मतलब आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके हिसाब से चलना है। और अगर आप चाहो तो यहां पर इसके लिए क्या इनफॉर्मल होगा वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप लोग ये देख लीजिए कि ये है क्या एग्जैक्टली। इसके लिए कुछ हिंदी के सेंटेंसेस पढ़िए। जैसे इन रूल को पहले मैं बांट देता हूं दो अलग अलग रूल में। ये जो तरीका है ये एक तरीका होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हाँ, अगर हम देखें तो हमने कहा कि यहां पर आइए, कम हियर, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, टू प्रैक्टिस, ठीक है, अच्छे से चलिए, वॉक प्रॉपरली। क्या बोला मैंने? वॉक प्रॉपरली। एक सेंटेंस मैंने बनाया, स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। अब यहां पर आप LEST जो देख रही है, लीस्ट नहीं है, ये लेस्ट है, जिसका हिंदी होता है कहीं ऐसा ना हो। इसका हिंदी क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। तो आपने इतना देखा, वॉक प्रॉपरली मतलब अच्छे से चलो, सही तरीके से चलो, कहीं ऐसा ना हो, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? लेस्ट। क्या हो जाता है भाई बताओ? अगर आप अच्छे से नहीं चलते हो तो उससे क्या हो जाएगा? सोचो, गिरेंगे, ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है। और क्या क्या होगा? अच्छे से नहीं चलने पर गिर जाते हो। तो सेंटेंस बनेगा दैट वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। देखिए, मन आपको कहेगा या विल लगाओ या फिर और कुछ लगाओ, शुड का मन नहीं कहेगा, लेकिन रूल कहेगा। और रूल के हिसाब से आपको यहाँ शुड लगाना पड़ेगा। शुड क्यों? क्योंकि आपको एक रूल बता दूं, अगर लेस्ट यूज हो रहा है किसी भी सेंटेंस में तो उसके बाद जो सेंटेंस आप यूज करते हैं वहां शुड लगता है। सो वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। मतलब क्या हो रहा है कि अच्छे से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। अगर मैंने कहा स्पीक स्लोली, धीमा बोलिए, धीरे बोलिए। सोचिए, अगर आप किसी भी सिचुएशन में आप किसी को अगर कह रहे हो कि धीमा बोलिए, धीरे बोलिए, और अगर वो नहीं बोलेगा तो क्या क्या हो सकता है वो सोचो। कोई सुन ना ले, ठीक है, पापा उठ ना जाए, टीचर देख ना ले, ठीक है, कोई डिस्टर्ब ना हो जाए, ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो मैंने उन्हीं में से एक सेंटेंस चुरा लिया है, स्पीक स्लोली लेस्ट कोई सुन ना ले, समवन शुड हियर या लिसन, ठीक है। तो ओवरऑल यहां पर आप देख रहे हैं कि लेस्ट का जब यूज हो रहा है, ठीक है, जब आप लेस्ट का यूज कर रहे हैं उसके बाद आपको शुड लगाना है। ये आप लोगों में से अधिकतर लर्नर्स ने से पहली बार देखा है कि यार इस तरह से भी कुछ होता है। तो अगर हमें इस बात को कहना था अभी तक तो हमने और कुछ तरीका यूज किया होगा, बस उस पर ध्यान लगाओ, आपको इनफॉर्मल तरीका मिल जाएगा। क्योंकि हर फॉर्मल बात को कहने के लिए एक इनफॉर्मल तरीका होता है, क्योंकि हर कोई फॉर्मल तरीका यूज नहीं करता है, हर कोई इसका यूज नहीं करता, कई सारे टीचर्स इवन इसका यूज नहीं करते। कि रिटर्न में आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज मुझे तो कहीं भी किसी स्पीकर के थ्रू ये सुनने को नहीं मिला। तो आप लोग इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हैं अपनी इस बात को कहने के लिए? कोई सोच सकता है हमारी इस क्लास में? एनीबॉडी बताओ। हाँ, कहीं ना कहीं आप लोग यहां पर अदरवाइज का यूज कर सकते हैं। तो उसका जो रूल है ना, उसको कोई रूल नहीं है। आप क्या स्ट्रक्चर बना सकते हैं? V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो, इसके बाद आप सेंटेंस में क्या यूज करिए? अदरवाइज। अब अदरवाइज के बाद कोई रूल नहीं है कि यहां पर आपको शुड लगाना ही पड़ेगा। यहां पर आपको तो कुल मिलाकर जैसा हिंदी वैसा इंग्लिश लिख देता हूं, जैसी हिंदी वैसी इंग्लिश। जो भी आप हिंदी में कहेंगे बस आप उसको क्या करेंगे? इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब जैसे इसी सेंटेंस को मैं अगर इनफॉर्मल वे में चेंज करूं तो वॉक प्रॉपरली तो बनेगा धीमा चलिए, अच्छे से चलिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो, मतलब नहीं तो इसका हिंदी क्या होता है? नहीं तो या फिर वरना, दो हिंदी होती है ना, वॉक प्रॉपरली नहीं तो या फिर वॉक प्रॉपरली वरना अदरवाइज आप गिर जाओगे। फ्यूचर सिंपल टेंस, यू विल फॉल डाउन। गेटिंग माई वर्ड्स? सो दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एवरीवन। इधर बात करो तो यहां पर भी स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली, अदरवाइज कोई सुन सकता है, कोई सुन लेगा। समवन, केन की जगह मैं लगा सकता हूं क्योंकि कंफर्म नहीं है कि आप सुनेगा, पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहां केन अच्छा नहीं साउंड करेगा। समवन में लिसन या हियर। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना होता है? जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है, जो भी आपको तरीका अच्छा लग रहा है वो तरीका यूज करिए। फॉर्मल लग रहा है तो फॉर्मल करो, इनफॉर्मल लग रहा है तो इनफॉर्मल करो, लेकिन करिए। ऑलराइट, आपको इनका यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और भी कई सारे रूल्स होंगे जिन्हें आज की इस क्लास में कंप्लीट करना है। तो अगर हम लोग देखेंगे 43 रूल सब्जेक्ट के बाद आप लोग यहां पर जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं स्टार्टेड टू।
स्टार्टेड टू, इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एक्चुअली यहां पर एक समस्या हो गई, यहां पर टू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप रूल को कुछ इस तरह से देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड देन V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर कितना सिंपल, कितना छोटा ये रूल दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसे डिटेल में समझे तो बहुत सारा कुछ है जो आपको यहां पर पढ़ना होगा। सबसे पहले तो ये रूल नंबर हमारा 43 है, सब्जेक्ट के बाद वहां तो मात्र प्रेजेंट है, सॉरी पास्ट था, हमें इसके प्रेजेंट पर भी समय बिताना होगा, समय देना होगा। जब आप पास्ट की बात करेंगे तो उस दौरान आप यहां लगा देंगे स्टार्टेड, फ्यूचर में आप लोग लगा देंगे विल स्टार्ट। जो भी काम आप करना शुरू करते हो, ठीक है, कुछ भी काम आप करने लगते हो, कोई सी भी एक्शन शुरू हो रही है, कोई सा भी काम शुरू हो रहा है, वहां पर आप इसका यूज करने वाले हो, ठीक है। जब कोई सा भी काम आप करने लगे तो वहां पर आप स्टार्टेड का यूज करेंगे, करने लगेंगे तो वहां पर आप क्या करेंगे, विल स्टार्ट। लेकिन वही बात फिर आएगी, एक फॉर्मल बात आएगी, एक इनफॉर्मल आएगी, हर कोई इसका यूज कर रहा है, तो इसके स्थान पर आपकी अगर इच्छा है तो आप ये वाले स्ट्रक्चर को भी यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज बिगिन टू या फिर बिगिंस टू लगने के बाद आप वर्ब का जो फॉर्म यूज करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जब आप सेकेंड फॉर्म की बात करेंगे तो हो जाएगा बिगिन टू, फ्यूचर में क्या हो जाएगा, विल बिगिन टू। मतलब बात वही है, बस वर्ड्स बदल रहे हैं, बाकी इसके अलावा यहां पर कुछ और चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाने लगता हूं, मैं एक वर्ब है, कोई काम है जो शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, पढ़ाना, तो मैंने क्या सेंटेंस बनाया, मैं पढ़ाने लगता हूं, आई स्टार्ट टीचिंग, आई स्टार्ट टीचिंग। आप चाहो तो यहां पर इस तरीके से बोलोगे तो क्या होगा, आई बिगिन टू टीच, आई बिगिन टू टीच, मैं पढ़ाने लगा, पास्ट में मैं पढ़ाने लगा, आई स्टार्टेड टीचिंग, आई स्टार्टेड टीचिंग। या फिर आप चाहे तो क्या कह सकते हैं, आई बिगिन टू टीच, आई बिगिन टू टीच, मैं पढ़ाने लगूंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, मैं पढ़ाने लगूंगा, शुरू करूंगा, आई विल स्टार्ट टीचिंग। आप चाहे तो वहां हिंदी का यूज ऐसा भी हो सकता है कि मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, पढ़ाना शुरू करूंगा, पढ़ाने लगूंगा, दोनों का एक ही मीनिंग होता है, आई विल स्टार्ट टीचिंग। या फिर आप कह सकते हैं आई विल बिगिन टू स्टार्ट। नॉर्मली यहां पर कई समय पहले शेल का यूज भी किया जा रहा था, लेकिन मॉडर्न लैंग्वेज में अब शेल का यूज नहीं होता, आप सभी जानते हैं। सो लिखने के लिए, समझने के लिए काफी इजी है। लेकिन अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं या क्वेश्चन करूं कि क्या आप लोग सिर्फ इतना ही यूज करते हैं, इसके आगे कुछ ना कुछ तो यूज होता होगा, क्योंकि ये मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये डिपेंडेंट रूल्स होते हैं, ठीक है। मैं इनको क्या नाम देता हूं, डिपेंडेंट रूल्स। मतलब ये हो रहा है कि ये जब कभी भी बोले जाते हैं, कहीं ना कहीं इनके साथ में आगे पीछे कुछ ना कुछ और भी होता है, और भी रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहो तो यहां पर मैं कंजंक्शन आपकी मदद के लिए बता सकता हूं, वेदर। वेदर से ज्यादा अच्छा इसमें एज सून एज लगेगा। अब ध्यान से देखिए तो एज सून एज का विषय हिंदी मतलब होता है जैसे ही। मतलब एक सेंटेंस मैं बता रहा हूं हिंदी में, जैसे ही वो आया मैं भागने लगा, जैसे ही वो आया, तो सेंटेंस क्या बनेगा, as soon as वो आया, he came, वो आया, मैं भागने लगा, I start या I started running, या फिर I began to run। मतलब आप लोगों को अगर ये रूल पढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपको इनके साथ में कई सारे और भी वर्ड्स पढ़ने पड़ते हैं, जैसे अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं as soon as। मतलब वैसे तो आप चाहो तो इनको इंडिपेंडेंट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो इनको यूज करने के लिए हमें कुछ कंजंक्शंस को पढ़ना पड़ता है। कुछ सेंटेंसेस पहले तो आप लोग समझ लो। अगर मैंने कहा कि वो आना शुरू करता है, वो आने लगता है, तो ये कोई सेंस नहीं दे रहा है। सेंटेंस ग्रामेटिकली आप बोलोगे ही स्टार्ट्स कमिंग, ही स्टार्ट्स कमिंग, वो आने लगा, तो क्या हो जाएगा, ही स्टार्टेड कमिंग, वो आने लगेगा, ही विल स्टार्ट कमिंग, ही विल स्टार्ट कमिंग। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस हद तक नहीं रुक जाते, या यहां तक आप नहीं रुकते, आप कुछ ना कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाते जैसे यहां पर आपको देखने को मिल रहा। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही पापा घर आए, सेंटेंस काफी सिंपल है, जैसे ही पापा घर आए बच्चे लड़ना शुरू कर दिया, बच्चों ने लड़ना शुरू कर दिया, तो क्या होगा सेंटेंस, as soon as father came at home। पास्ट में बनाया, चाहे तो आप प्रेजेंट में बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पास्ट में बनते हैं। as soon as father came at home, बच्चा लड़ना शुरू कर दिया, बच्चों ने लड़ना शुरू कर दिया, children started fighting। ठीक है, तो आप लोगों ने यहां सिंपली क्या कर दिया भैया,
इस रूल का यूज कर दिया। लेकिन अगर आपको इसे यूज करना है तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आप देखेंगे, अगर सिर्फ इतना बोलूं कि बच्चा लड़ना शुरू कर देते या बच्चे लड़ने शुरू कर देते, तो वो इतना इफेक्टिवली आपको समझ में नहीं आएगा। आपको यहां पर ये जानना जरूरी है कि कुछ कंजंक्शंस का यूज करना पड़ता है और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ता है, तब जाके ये हमारे यूज में आते हैं। क्योंकि फाइनली अंततः एंड में हमें करना क्या है, इनको हमारे स्पीकिंग में लाना है, और अगर स्पीकिंग में लाना है तो इनको उसी तरह से पढ़ना है जिस तरह से ये स्पीकिंग में आते हैं।